नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे अंतिम खाते, जिसमें हमने अब तक निर्माण खाता पढ़ लिया है, व्यापार खाता पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत लाभ हानि खाते के बारे में भी समझ लिया है। लाभ हानि खाता क्या होता है ये हमें पता है। शुद्ध लाभ को जानने के लिए हम लाभ हानि खाता बनाते हैं, है ना? तो मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि हमें शुद्ध लाभ पता चले। देखो, हम व्यापार खाता जो बनाते हैं ना, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो निर्माण खाता बनाते हैं उसमें जो कॉस्ट, उसमें क्या हमको पता चलता है, कॉस्ट पता चलती है कि हमने कितनी लागत लगाई है। ठीक है। उसके बाद जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, तो व्यापार खाता से हमको ये पता चलता है कि लाभ कुल कितना आ रहा है हमारा। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो इसमें हम लिखते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं लाभ हानि खाता। ये लाभ हानि खाता जो है, इससे हमको पता चलता है शुद्ध लाभ कितना है, शुद्ध हानि कितनी है। देखो, वो सकल लाभ है, वो जो कुल लाभ है वो हमारा सकल लाभ है, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते से हमको प्राप्त हो रहा है, हमें ज्ञात हो रहा है। वो जो कुल लाभ है उसमें हमारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्सपेंसेस जो कार्यालय से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री के बाद होते हैं, वो बच जाते हैं। कुछ इनकम जो कार्यालय से रिलेटेड होती हैं वो बच जाती हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे कमीशन, वो सारी डिस्काउंट्स, वो सब निकालने के बाद जो प्रॉफिट या फिर लॉस आता है वो हमारा शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि होती है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको हम बोलते हैं लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते के भी दो पक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसे ही हमारा पी एंड एल अकाउंट भी बनता है। बल्कि ज्यादातर व्यापारी एक ही प्रारूप में ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। तो प्रारूप एक ही है दोनों का, है ना? तो इसमें भी एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। दोनों की अलग अलग मदें हैं, वो नोट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता ही है कि लाभ हानि खाते में दो पक्ष होते हैं, ऋणी पक्ष और धनी पक्ष। दोनों ही पक्षों में कौन कौन सी मदें आती हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले ऋणी पक्ष। ऋणी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं? जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं और अप्रत्यक्ष हानियां होती हैं, वो सारी की सारी हम लिखते हैं लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में। ठीक है। अप्रत्यक्ष जो होंगी वो कहाँ आएंगी? लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में। और जो प्रत्यक्ष व्यय होंगे, हानियां होंगी, वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते में। ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि जो भी प्रत्यक्ष व्यय हो रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे व्यापार खाते में। जो क्रय से संबंधित हो रहे हैं व्यय और हानियां, वो आ रही है हमारी व्यापार खाते में। ठीक है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी हमारी आ रही है कहाँ? व्यापार खाते में। और जो हमारे अप्रत्यक्ष व्यय हैं, जो हमारी कार्यालय से संबंधित व्यय हैं, जो कि हमारे विक्रय से संबंधित व्यय हैं, वो सारे कहाँ आ रहे हैं? वो सारे हमारे आ रहे हैं लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में। ठीक है। कौन कौन सी है वो मदें? एक तो देखो, संयुक्त रूप में किए गए व्यय। ये जो होते हैं ऐसे व्यय जो कि दोनों ही खातों से रिलेट कर रहे होते हैं। इन व्ययों को कैसे समझा जाए कि इनको कहाँ लिखना है? जैसे कि मजदूरी और वेतन हो गया। मजदूरी और वेतन जब एक साथ दिया जाता है, ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में एक साथ दिया जाता है मजदूरी और वेतन, या फिर लिखा होगा वेतन और मजदूरी। ठीक है। या तो ये लाइन लिखी होगी या फिर क्या लिखा होगा, वेतन व मजदूरी। ठीक है। तो अगर इस तरह से लिख रखा है कि मजदूरी और वेतन, तो हम इसको ट्रेडिंग का समझेंगे, क्योंकि मजदूरी कहाँ आती है? ट्रेडिंग में। और इन दोनों में सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? मजदूरी। मजदूरी हमको पहले दिख रही है, इसका मतलब ये जो खर्चा है ये हमारा ट्रेडिंग से संबंधित है। इसमें मजदूरी का पार्ट ज्यादा है, यानी कि व्यापार खाते से संबंधित जो व्यय है वो ज्यादा है। ठीक है। अगर इस तरह से दे रखा हो वेतन और मजदूरी, अगर इस तरह से दे रखा है तो हम देख रहे हैं कि वेतन पहले दे रखा है, और वेतन जो है ये हमारा आता है लाभ हानि खाते में। मजदूरी खाता कहाँ, मजदूरी कहाँ आता है? व्यापार खाते में। और जो हमारा वेतन है ये कहाँ आता है? हमारे लाभ हानि खाते में। अगर वेतन पहले दे रखा है तो हम इस पूरी अमाउंट को कहाँ लिख देंगे? लाभ हानि खाते में। ठीक है। अब भाड़ा और ढुलाई, ये कैसे समझ में आए कि हमको कहाँ लिखना है? तो अगर ये क्रय से संबंधित हो रही है, अभी मैंने बताया कि क्रय से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो विक्रय से संबंधित है वो कहाँ जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है। तो अगर ये क्रय से संबंधित भाड़ा और ढुलाई है तो ये कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। और अगर ये विक्रय से संबंधित है तो पी एंड एल अकाउंट है। नेक्स्ट है हमारा विक्रय पर कमीशन और छूट।
तो देखो, जब हम विक्रय कर रहे हैं, जब हम किसी भी चीज का विक्रय करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पैसा आता है ना। हमने कोई माल बेचा 10,000 का, ठीक, हमने उस पर छूट दे दी 2,000 की, 8,000 रुपये आए। हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 10,000, लेकिन कितने आ रहे हैं, 8,000, तो 2,000 हमारा लॉस हो रहा है ना। तो ये कहाँ आना चाहिए, ऋणी पक्ष में, लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में। तो जो भी कमीशन होता है विक्रय के ऊपर, जो कमीशन है वो भी हमारा खर्चा ही, हम किसी को दे रहे हैं कमीशन, उसने हमारी विक्रय करवाई है, तो छूट दे रहे हैं तो वो भी हमारा खर्चा ही हो रहा है, या हमारा लॉस हो रहा है ना। तो ये कहाँ आता है, हमारे P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट साइड में। नेक्स्ट है आयकर। आयकर जो होता है वो हमारी आय पे लगने वाला कर होता है। जितनी भी हमारी आय हो रही है उसके ऊपर जो कर लगाया जा रहा है वो हमारा आयकर है। तो ये हमारी आय में से कमी हो रही है ना, कमी हो रही है यानी कि लॉस में जा रहा है ये मामला हमारा। तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, ऋणी पक्ष में, P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष में। नेक्स्ट है प्रबंधक का वेतन। वेतन हमारा खर्चा होता है, हमारे पास से पैसा जा रहा है किसी को, है ना। तो जो प्रबंधक का वेतन या कोई भी वेतन होगा वो हमारा क्या कहाँ आएगा, P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष में। स्वामी का वेतन, वेतन है हमारा खर्चा है। व्यवसाय तथा निजी व्यय, ये भी देखो, व्यवसाय और निजी व्यय कभी कभी एक साथ, व्यवसाय के व्यय और निजी व्यय कभी कभी एक साथ होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे सपोज कोई गाड़ी है, कोई वाहन है जिसका प्रयोग हम व्यापार के लिए भी करते हैं, साथ में अपने निजी कार्यों के लिए भी करते हैं। हम कहीं जा रहे हैं घूमने तो भी उसी गाड़ी से जा रहे हैं, और व्यापार से संबंधित कोई काम हो रहा है तो भी उसी गाड़ी से हो रहा है। तो उस गाड़ी को दोनों जगह यूज हो रहा है, तो वो हमारा संयुक्त रूप से खर्चा होगा, व्यवसाय और निजी भी, व्यवसाय का भी और निजी व्यय भी, है ना। तो ऐसे खर्चों में क्या होता है, हम कुछ पार्ट जो कि हमसे रिलेट कर रहा है यानी कि निजी व्यय है हमारा, उसको हम लिखते हैं ड्राइंग्स में। और जो हमसे रिलेट नहीं कर रहा है, जो व्यापार से संबंधित है, जितने भी व्यापार से संबंधित खर्चे होते हैं वो ही आते हैं हमारे P&L अकाउंट में। तो जो व्यापार से संबंधित है उतना हिस्सा हम लिखते हैं P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष में। जैसे सपोज हमारा खर्चा बैठ रहा है 4,000 रुपए टोटल गाड़ी का, जिसमें कि 1,000 रुपए हम अपने ऊपर खर्च कर ले रहे हैं और बाकी के 3,000 खर्च कर रहे हैं व्यापार के लिए। तो वो जो 3,000 है वो आएंगे हमारे ऋणी पक्ष में, P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष में, और जो 1,000 हम खुद पे व्यय कर रहे हैं वो जाएंगे हमारे ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, फिर जाके कैपिटल में से हम उसको लेस कर देंगे बैलेंस शीट में, वो आगे की बात है। अभी हम P&L अकाउंट पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा खर्चा आएगा, जो कि हमारे व्यापार से संबंधित है, ठीक है। तो व्यवसाय से संबंधित जितना खर्चा होगा उसको हम ऋणी कर देंगे अपने P&L अकाउंट में, और बचे हुए को कहाँ डाल देंगे, निजी व्यय में। अगर एक साथ दे रखे हैं तो, वैसे अलग अलग दे रखे हैं तो हम अलग अलग ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन, वैसे तो जितनी भी अमाउंट हमारी विज्ञापन के ऊपर खर्च होती है सारी की सारी हम ऋणी पक्ष में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने विज्ञापन दे दिया, वो विज्ञापन चलता जाएगा काफी टाइम तक, आगे तक हमको उसका प्रॉफिट होगा, आगे भी हमको जाके आगे के जो वर्ष आ रहे हैं उसमें हमको उसके ऊपर व्यय नहीं करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जितनी राशि का यूज इस साल हम विज्ञापन के ऊपर सोच लेते हैं कि इतना, सपोज 4 साल के लिए हमने पे कर दिया विज्ञापन के ऊपर, है ना। और लेकिन हम जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो 1 साल से रिलेट करके निकालते हैं। तो 4 साल के लिए जितने पैसे हमने विज्ञापन पर खर्च करे हुए हैं उनमें से 1 साल का खर्चा हम निकाल लेंगे, और जो वो 1 साल का खर्चा होगा उसको लिखेंगे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बाकी के जो 3 साल का खर्चा है वो जाएगा हमारे संपत्ति पक्ष में, और फिर अगले साल उसको अपलिखित कर देंगे, वहां से फिर 1,000 उठा के इधर डाल देंगे, बाकी के 2,000 वहीं रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं विज्ञापन को। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि विज्ञापन आगे भी काम आएगा और इतना प्रतिशत इस साल का है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, पूरी की पूरी राशि हम P&L अकाउंट में लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कटौती यानी कि छूट, इसको बट्टा भी बोलते हैं। तो कटौती अगर हम दे रहे हैं तो ये हमारा लॉस होता है, हमारा व्यय होता है, तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन अगर हमें मिल रही होती कटौती तो ये हमारी आय होती है, हमारा लाभ होता है, तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो केवल कटौती अगर लिखा हुआ है तो हम इसको हमेशा ऋणी पक्ष में ही लिखेंगे, हम मानेंगे हमारा व्यय है, ठीक है। और अगर ये कटौती प्राप्त लिखा हुआ है तभी मानेंगे कि हम इसे क्रेडिट साइड में लिखे, वरना इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऋणी पक्ष में। नेक्स्ट है हमारा अनुत्पादक मजदूरी। जो अनुत्पादक मजदूरी है यानी कि उत्पादन से संबंधित नहीं है, उत्पादन से संबंधित मजदूरी होगी तो कहाँ जाएगी, व्यापार खाते में।
लेकिन जो मजदूरी उत्पादन से संबंधित नहीं है फिर वो कहाँ जाएगी, लाभ हानि खाते में। ठीक है, तो अनुत्पादक मजदूरी किसमें आ जाएगी, हमारी P&L अकाउंट के ऋणी पक्ष में। नेक्स्ट किराया, किराया भी सेम कटौती की तरह अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ किराया लिखा है तो हम ऐसा मानेंगे कि किराया हमको मिल नहीं रहा है, हम किराया दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। और किराया अगर दे ही हमें क्रेडिट साइड में रखा है तलपट में तो भी हम उसको इनकम मानेंगे और कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर एक सा बना हुआ है डेबिट और कभी कभी तलपट ऐसे दे रखा होता है कि ना ही तो उसमें ऋणी पक्ष लिखा होता है ना ही उसमें धनी पक्ष लिखा होता है, मतलब उसको बनाया नहीं गया होता है तलपट को, सीधे से हमें अमाउंट दे रखी होती है, तो हम वहां पे उसको डेबिट साइड का ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध लाभ। ये बाद की बात है, जब हम सारा का सारा अमाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, योग करेंगे दोनों पक्षों का, उसमें अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा तो हमारा शुद्ध लाभ आ जाएगा, जिसको कि हम कहाँ लिखेंगे, अपने डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धनी पक्ष। धनी पक्ष में क्या होता है, सकल लाभ लिखने के बाद, अच्छा ये वाला जो है इसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि सकल लाभ, सॉरी सकल हानि, अगर हमारी सकल हानि आई होती है तो वो भी हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारी सकल हानि आई है तो हम उस हानि को सबसे पहले लिखेंगे, किस पक्ष में, डेबिट साइड में। यानी कि ये सारी रकम लिखने से पहले हम कौन सी रकम लिख देंगे, कौन सी लिखेंगे, सकल हानि। और नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अगर हमारा सकल लाभ आया होता है तो सबसे पहले लिखते हैं सकल लाभ। क्या लिखते हैं, सकल लाभ। वही बाई करके लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पहले भी बताया है मैंने। ऐसे यहाँ पे हानि जो लिख रहे हैं वो टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई छूट हमको प्राप्त हो रही है, जैसे हमने कोई ऋण लिया उसको भुगतान कर रहे हैं तो हमको छूट मिल गई ना, तो हमको ये छूट मिल रही है तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, तो ये कहाँ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में। तो कोई भी छूट हमको जो मिल रही है वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, किसके, P&L अकाउंट के। प्राप्त कमीशन, हमने सेल्स करी उसके ऊपर हमें कमीशन मिल गया तो फिर ये कमीशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। प्राप्त किराया, हमने किसी को किराए पर अपना गोदाम दे रखा है तो वो गोदाम से रिलेटेड जो भी किराया आएगा व्यवसाय से संबंधित होगा वो कहाँ लिखेंगे हम, ऋणी धनी पक्ष में। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, जो विनियोग हम करते हैं उनकी विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो अमाउंट जो कि हम किसी भी व्यवसाय में या फिर किसी भी काम में इसलिए डालते हैं कि आगे जाके वो अमाउंट बढ़कर हमें मिले। तो विनियोगों पर जो भी प्राप्त हमको आय हो रही है वो हमारा फायदा हो रहा है, तो ये आय जो है ये कहाँ पर जाएगी, विनियोगों पर ब्याज, हमारे क्रेडिट साइड में। अशुद्ध ऋणों की वसूली, अशुद्ध ऋण वो ऋण होते हैं जो कि हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके अगर वो हमको प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमारा लाभ हो गया। हमने तो ये मान रखा था मिलेगा ही नहीं, है ना, पहले के वर्षों में ऐसा हुआ था कि वो नहीं मिले थे, लेकिन अब उसने आके भुगतान कर दिया जिसके ऊपर भी ये ऋण थे, तो ये क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक से प्राप्त ब्याज। बैंक में जो रुपया हमारा जमा है उसके ऊपर ब्याज लगता है तो हमारी एक अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। जब अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और इस फायदे को हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। ठीक है, लेनदारों पर छूट के लिए संचय। लेनदारों पर छूट, लेनदार कौन लोग होते हैं, जिनको हमसे पैसा लेना होता है ना। और लेनदारों पर छूट के लिए संचय यानी कि वो संचय जो कि हमको मिलने वाला है, यानी कि हमारा क्या होगा, आगे चल के प्रॉफिट होगा, यानी कि लेनदार हमको क्या देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं, तो ऐसी अमाउंट को हम क्या करते हैं, धनी कर देते हैं। नेक्स्ट है संपत्तियों की बिक्री से लाभ। संपत्तियों की बिक्री से जो लाभ होता है वो हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं। संपत्तियां जो भी होती है व्यापार की उनको हम बेच सकते हैं, और वो जो पैसा मिलता है वो व्यापार में ही रहता है, वो हमारा निजी नहीं होता है, व्यापार का लाभ है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। नेक्स्ट है लाभांश आय। लाभांश आय क्या होती है, जब व्यापार में कोई लाभ होता है तो उस लाभ को पार्टनर्स जो हैं वो आपस में बांटते हैं, तो ऐसे जो लाभ को बांट दिया जाता है उसका जो अंश, जैसे हमारा सपोज फायदा हुआ किसी व्यापार में 2500 रुपए का, ठीक है, और हमारे 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स में उसको बांटा गया इक्वली, तो हर एक के हिस्से में कितना पैसा आया, 5000। ये जो 5000 है ये हमारा
लाभांश हुआ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाभांश। तो ये जो लाभांश होता है वो भी हमारा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के धनी पक्ष में, ठीक है। प्राप्त बिलों के नवीनीकरण से प्राप्त आय, जब भी कोई प्राप्त बिल होते हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है, यानी कि अब हमको वो रुपया मिलेगा आगे चल के, है ना, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। शुद्ध हानि, अब ये बात की बात है जब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं और हमारा आधिक्य कौन सा किस पर आ रहा होता है, धनी पक्ष पर, यानी कि ज्यादा आ रहा होता है हमारा ऋणी पक्ष और कम आ रहा होता है धनी पक्ष, तो हमारा क्या होता है, हानि हो जाती है, हानि हो जाती है। तो इस हानि को हम कहाँ लिखते हैं, धनी पक्ष में, कैसे, शुद्ध हानि लिखकर, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका है, किस तरीके से हम लिखते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। मुझे लगता है इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।